आज हम आश्रित शाखा के संबंध में खाता कैसे बनाया जाता है वह सीखेंगे। पहली विधि हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा था कि वह आश्रित शाखा जो मुख्यालय से लागत पर माल प्राप्त करती है और केवल नगद विक्रय करती है का खाता कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे वह आश्रित शाखा जो मुख्यालय से लागत पर माल प्राप्त करती है तथा नगद के साथ साथ उधार विक्रय भी करती है का एक खाता विधि से कैसे खाता बनाया जाता है वह सीखेंगे। जब शाखा उधार विक्रय करती है तब हमें शाखा खाते के साथ साथ देनदारों का खाता भी बनाना होता है, क्योंकि देनदारों के से संबंधित कुछ जानकारियों को शाखा खाते में लिखना जरूरी होता है। तो आइए शाखा खाता बनाने की विधि जानने के पहले हम देखते हैं देनदारों का खाता कैसे बनता है। आपके सामने स्क्रीन पर देनदारों के खाते का प्रोफार्मा है, जिसके डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस देनदारों का लिखा है, क्रेडिट सेल्स लिखे हैं, देनदारों से प्राप्त कैश की जानकारी क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में है। देनदारों का खाता बनाने का नियम यह है कि जिन जिन कारणों से देनदारों के ओपनिंग बैलेंस में वृद्धि होती है डेबिट करो और जिन जिन कारणों से देनदारों के डेबिट बैलेंस में कमी होती है क्रेडिट करो। क्रेडिट सेल्स होंगे, देनदारों के पास में ओपनिंग बैलेंस में वृद्धि होगी, देनदारों से राशि मिलेगी, देनदारों का बैलेंस कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, बिल्स रिसीवेबल से देनदारों का बैलेंस कम होता है और इन सब के अंतर की राशि क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमारे पास में आती है। यदि इस नियम को ध्यान में रख के देनदारों का खाता बनाएंगे तो देनदारों का खाता कभी भी गलत नहीं होगा। देनदारों के खाते में से 3 मदें जो आपके सामने स्क्रीन पर चिन्हित की गई है उन्हें शाखा खाते में लिखा जाता है। देनदारों का ओपनिंग बैलेंस, देनदारों से प्राप्त राशि जो क्रेडिट साइड में है और देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस शाखा खाते में लिखते हैं। इसके अलावा देनदारों से संबंधित कोई भी जानकारी शाखा खाते में नहीं लिखी जाती। हमें केवल और केवल देनदारों का ओपनिंग बैलेंस, देनदारों से प्राप्त कैश और देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस ही शाखा खाते में लिखना है। अब आइए देनदारों के खाते से संबंधित जानकारी शाखा खाते में लिखने के उपरांत हमारा शाखा खाता कैसे बनेगा। हमारे शाखा खाते के डेबिट साइड में हमने ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ देनदारों का ओपनिंग बैलेंस लिखा है। मुख्यालय द्वारा भेजे गए माल की जानकारी डेबिट में लिखी है। मुख्यालय द्वारा विभिन्न खर्चों के लिए भेजी गई राशियों को डेबिट करना है। कैश सेल्स को क्रेडिट करना है। देनदारों से जो कैश मिली है उसको क्रेडिट करना है। यदि मुख्यालय को कोई माल वापस किया है उसको क्रेडिट करना है। यदि किसी अन्य शाखा को माल भेजा है तो क्रेडिट करना है और क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट करना है। नियम वही है जो पहली विधि में हमने याद किया। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ। नियम हमने याद किया था कि ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ सभी प्रकार के ओपनिंग बैलेंस डेबिट करो। मुख्यालय ने शाखा को जो जो भेजा है उन सबको डेबिट करो। शाखा ने मुख्यालय को जो भेजा है
उनको क्रेडिट करो। शाखा क्या भेजेगी? कैश सेल से प्राप्त होने वाली राशि भेजेगी, देनदारों से प्राप्त राशि भेजेगी और कुछ माल वापसी होगी तो उसकी जानकारी क्रेडिट करो। शाखा ने किसी दूसरे शाखा को माल भेजा है, क्रेडिट करो और क्लोजिंग स्टॉक के साथ जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस अन्य हमारे पास में है सबको क्रेडिट करो। अब इस प्रोफार्मा का उपयोग कैसे किया जाता है यह हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक उदाहरण लिखा हुआ है जिसमें ओपनिंग स्टॉक 8,400 रुपए का है, ओपनिंग डेटर्स 13,450 के हैं, मुख्यालय ने 22,760 रुपए का माल भेजा है, मुख्यालय ने खर्चों के लिए 4,020 रुपए भेजे हैं, मुख्यालय ने पेटी एक्सपेंसेस के लिए 4,150 रुपए भेजे हैं, कैश सेल्स 14,600 के हैं, क्रेडिट सेल्स 24,850 के हैं, देनदारों से प्राप्त कैश 23,870 रुपए है, विक्रय वापसी 300 रुपए है, बैड डेब्ट्स 650 है और क्लोजिंग स्टॉक 12,800 रुपए है। देनदारों से संबंधित जानकारी जो चिन्हित की गई है वो है ओपनिंग डेटर्स 13,450, क्रेडिट सेल्स 24,850, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 23,870, सेल्स रिटर्न 300 और बैड डेब्ट्स 650 को हम सर्वप्रथम देनदारों के खाते में लिखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा है, क्रेडिट सेल्स डेबिट में लिखे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट में है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में है, बैड डेब्ट्स क्रेडिट में है। इन सबको लिखने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आई है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर है। इस खाते में से ओपनिंग बैलेंस 13,450 को शाखा खाते में लिखना है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 23,870 को शाखा खाते में लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 13,480 को शाखा खाते में लिखना है। इसके अलावा इसमें से कोई भी राशि शाखा खाते में नहीं लिखाएगी। आइए अब शाखा खाता कैसे बनेगा। शाखा खाते में डेबिट में हमने ओपनिंग स्टॉक 8,400 लिखा है, ओपनिंग डेटर्स 13,450 लिखे हैं, मुख्यालय द्वारा भेजा गया माल 22,760 का लिखा है, मुख्यालय ने खर्चों के लिए 4,020 रुपए भेजे हैं, डेबिट किए हैं, मुख्यालय ने पेटी एक्सपेंसेस के लिए 4,150 रुपए भेजे हैं, डेबिट किए हैं, मुख्यालय को कैश सेल्स के 14,600 रुपए भेजे हैं, क्रेडिट किए हैं, देनदारों से प्राप्त राशि मुख्यालय को भेजनी है 23,870 रुपए, क्रेडिट की है और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस और देनदारों का क्लोजिंग बैलेंस क्रमशः 12,800 और 13,480 रुपए को क्रेडिट किया है। इन सबको लिखने के बाद जो अंतर आया वो लाभ के रूप में हमारे पास में 11,970 रुपए है। ब्रांच अकाउंट को ध्यान से देखिए, विशेष तौर पर क्रेडिट साइड को देखिए जहां हमने कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स लिखे हैं। प्रश्न में हमें क्रेडिट सेल्स की जानकारी दी है लेकिन उसको शाखा खाते में नहीं लिखना है। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए, क्रेडिट सेल्स को शाखा खाते में नहीं लिखते हैं, उसे केवल और केवल देनदारों के खाते में लिखते हैं। मुख्यालय को कोई मतलब नहीं है कि शाखा ने उधार विक्रय कितना किया। मुख्यालय केवल उन्हीं राशियों को रिकॉर्ड करेगा जो नकदी में शाखा ने मुख्यालय को भेजी है, क्रमशः कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है। आशा करती हूं कि एक खाता विधि से ऐसी आश्रित शाखा का खाता जो मुख्यालय से
लागत पर माल प्राप्त करती है तथा नकद के साथ उधार विक्रय करती है का खाता कैसे बनाया जाता है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो किताब उठाइए और सम हल करना चालू कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।